गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का एसएसटी का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसके बारे में बताऊंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वैश्वीकरण के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वैश्वीकरण क्या होते हैं, इनके लिए कल हमने समझा था अच्छे से। अब देखिए आज विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार है कैसे बाजारों का एकीकरण करता है। जो विदेशी व्यापार है वह कैसे बाजारों का एकीकरण करता है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार जो होता है वह उत्पादकों को अपने देश के बाजार से, जो उसके उत्पादक होते हैं उनको अपने देश के बाजार के से बाहर के बाजारों में पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। विदेशी व्यापार क्या करते हैं, हमारे यहाँ के जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक यानी कि जिसको जो उत्पादन करते हैं, तो वो उत्पादक होते हैं उनको अपने देश के बाहर भी अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने जो उत्पादित माल होता है, उनके अलावा भी उनको बाहर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है ना। जो विदेशी व्यापार होते हैं वो हमारे यहाँ के जो उत्पादक होते हैं वो एक दूसरे देशों में काम करने का उनको अवसर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तभी तो हमारे यहाँ पर बाजारों का एकीकरण होगा। ठीक है ना। तो वह अपने उत्पादकों को अपने देश के बाजार से बाहर के बाजारों के साथ पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी में कि विदेशी व्यापार किस प्रकार से और हमारे बाजारों का एकीकरण करते हैं। खरीदारी के समक्ष दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं, खरीदारी के समक्ष दूसरे देश में जो उत्पादित वस्तुओं के आयात से विकल्पों का विस्तार होता है। यानी कि दूसरे देश में जो भी उत्पादित वस्तुएं होती है उनका आयात के विकल्पों का विस्तार भी होता है, और दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यानी कि दो देशों के जो उत्पादक हैं वो अलग अलग देशों में रहकर भी एक दूसरे से, मतलब इतना दूर होते हुए भी वो एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि वो कंपटीशन की भावना रहेगी उनके अंदर, तो वो और अच्छे से अच्छे उत्पादन के लिए अनेक प्रकार की चीज़ों का और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेगा, उपयोग करेगा, और उनके बीच में और अधिक एक प्रकार की होड़ लग जाएगी, जिससे वो और अच्छा अपना मार्केट में प्रदर्शन करेगा। ठीक है ना। और अच्छी क्वालिटी की वो अपने यहाँ पे वस्तुएं उत्पादित करेगा आदि, जिससे दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। ठीक है ना। अगर दोनों व्यक्तियों के बीच में, दो उत्पादकों देशों के बीच में अगर कोई कंपटीशन होता है या प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं, तो जिससे जो बाजारों में क्या होता है, एक ही वस्तु का मूल्य सेम होता है। ठीक है ना, मूल्य समान होने लगता है। विदेशी व्यापार के माध्यम से दो या अधिक देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियां जो होती है, वस्तुओं का लेन देन होता है, जिससे दोनों देशों या अधिक देशों में पारस्परिक संबंध बनाता है। जो विदेशी व्यापार के माध्यम से क्या होता है, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां यानी वस्तुओं का जो लेन देन होता है, जिससे दोनों देशों के बीच में जब वो आपस में एक दूसरे से वस्तुएं लेन देन करेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक एकीकरण हो जाता है। ठीक है ना। उनके बीच में एक घनिष्ठता का संबंध बनने लग जाता है, किनके बीच में, दो अलग अलग देशों के बीच में, जो कि एक दूसरे को उत्पादित माल को एक दूसरे से लेन देन करते हैं, एक दूसरे से चेंजेस करते हैं, तो वो उनके, जिससे दोनों से या अधिक देशों में पारस्परिक संबंध बनने लगता है। ठीक है। ये तो थे हमारे कि विदेशी व्यापार जो होता है कैसे बाजारों का एकीकरण करता है। यानी कि इसमें सबसे अधिक उन दोनों में एक दूसरे से एकीकरण करना, एक दूसरे के उत्पादित माल का लेन देन करना आदि बातों से भी इनमें घनिष्ठता का संबंध होता है। अब है हमारे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, कि वैश्वीकरण को संभव किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा औद्योगिकी का विकास। अगर
वैश्वीकरण करते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करते हैं या हमारे देश के बाहर हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें औद्योगिकी का विकास होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। यानी कि अच्छी से अच्छी औद्योगिक इकाइयाँ अगर हम डालते हैं या बाहर के देश आके हमारे देश में डालते हैं तो उसमें औद्योगिकी का विकास होना अति आवश्यक है। परिवहन में सुधार, वैश्वीकरण को कौन कौन प्रभावित करते हैं, संभव कौन बना सकता है, परिवहन में सुधार। अगर हमारे यहाँ की परिवहन व्यवस्था अच्छी है, हम एक देश से दूसरे देश में माल सप्लाई कर रहे हैं या बाहर के देश से हम माल मंगवा रहे हैं और हमारे यहाँ पर परिवहन जो है, परिवहन यानी यातायात के साधन जिससे कि आप माल, ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं, जिससे कि आप माल भेजोगे, ठीक है। तो परिवहन जो व्यवस्था है, जो यातायात के साधन है, वो व्यवस्था है, उसमें अच्छे प्रकार से सुधार होना चाहिए। तीसरा है आपका सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि हम अगर कहीं पर कोई भी व्यापार की दृष्टि से कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं किसी देश से, या हम जो भी कंपनियों के साथ जो नियम बनाते हैं या जो भी कुछ है, उन सब नियमों का अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अगर सही तरह से है या हमारा सही विकास हो रहा है तो इसमें हम अच्छे से अच्छे जो भी है दूसरे देश है उनके साथ अच्छे से अच्छे हम वैश्वीकरण जो हमारे देश में है उसे संभव बनाने में हम लाभदायक होंगे, ठीक है ना। अब है आपका दूरसंचार व सूचना उपग्रह। जो हमारे यहाँ के जो भी हम उनसे बातचीत करते हैं या कुछ भी हम उनसे संपर्क करते हैं तो हमारे यहाँ का जो दूरसंचार है वो सूचना उपग्रह है वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे ये सिस्टम कमज़ोर है तो हम दूसरे देशों के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, दूसरे देशों से संपर्क नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत ही उससे गुजरना पड़ेगा। सरकार द्वारा अवरोधों की स्थिति, जो सरकार है, जो सरकार ने वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए सरकार द्वारा अवरोधों की स्थिति यानी कि जो सरकार है जिसने एक देश का दूसरे देशों के मालों पे जो भी उनका उत्पादित माल है उसे एक देश में आने के लिए उन्होंने एक संख्या या एक क्वांटिटी निर्धारित कर रखी है ना। आयात की इतना आयात होगा या इतना निर्यात होगा, इससे अधिक हम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है, जो ये अवरोध है उन्होंने सरकार ने हम पे लगा रखे हैं, तो इससे ये होता है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे देश में नहीं होगा, ठीक है ना। इससे किसी प्रकार का जो भ्रष्टाचार होगा वो हमारे देश में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए सरकार द्वारा जो अवरोध लगाए जाते हैं आयात निर्यात पे, एक देश का दूसरे देश के व्यापार करने पे, तो उससे भी ये फायदा है हमें कि वैश्वीकरण में ये भी वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे एक दूसरे के बीच में कोई तनाव नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे किसी प्रकार के, और एक दूसरे की भावनाओं को भी वो समझेंगे कि नहीं, हम सरकार के अंदर इतना हमें ये काम करना है। इसलिए सरकार के द्वारा भी ये किया गया प्रयास अच्छा है, जो कि सरकार हर चीज़ पे इस पे आयात निर्यात पे उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं। तो जो एक देश दूसरे देश से जब व्यापार करता है तो उन्हें सरकार के तहत उन नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। जो सरकार ने जितनी हमें स्वीकृति दी है उस अनुसार ही हम इस कार्य को कर पाएंगे। छठा है, 6 है आपके इंटरनेट की सुविधा बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो सभी कि आज जो भी सब कुछ है वो इंटरनेट के माध्यम से ही है, ठीक है ना। आज आपके सामने जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो भी एक इंटरनेट के माध्यम से ही दे रहे हैं, है क्या नहीं है। तो हमें इस इंटरनेट के माध्यम से ही हम व्यापार जैसा कार्य भी कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण जैसे कि एक देश से
दूसरे देश में हम वापस बार बार जा तो नहीं सकते हैं, है ना। तो एक इंटरनेट ही एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम पूरी सारी चीज़ों का निरीक्षण कर सकते हैं, एक दूसरे देशों से संपर्क कर सकते हैं और हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। इंटरनेट ने जैसे जिस प्रकार से शिक्षा में आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से वो व्यापार की दृष्टि में भी काफ़ी आगे निकल चुका है। ठीक है, ये तो थे हमारे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तो आज के जो चैप्टर है, आज का जो लेसन है हमारा, उसमें हमने विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ा, जिसमें विदेशी व्यापार से बाजार किस प्रकार से एकीकरण करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक है जो हमने पढ़ा, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी कि वैश्वीकरण को और अच्छे से संभव बना सकते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कारक निर्धारित किए गए हैं, तो इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में वापस से मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैश्वीकरण का प्रभाव। तब तक के लिए धन्यवाद।